अक्सर जब भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद स्कूल के दिनों की वो मोटी मोटी किताबें, दुनिया भर के नक्शे, या फिर देशों की राजधानियों के नाम रटना। हाँ बिल्कुल। या फिर अलग अलग पहाड़ों की ऊंचाइयां याद करना। ज्यादातर लोगों को यही लगता है। सही कहा। लेकिन आज हमारी इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि हम इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करें। हमारे पास जो आज के सोर्स और अध्ययन सामग्री है वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। मतलब क्या कभी किसी ने सोचा है कि लद्दाख के जमे हुए रेगिस्तान में पश्मीना शॉल लपेटे कोई व्यक्ति और दक्षिण में कन्याकुमारी के तट पर सूती कपड़े पहने एक मछुआरा, इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आमतौर पर लोग इसे सिर्फ संस्कृति या इतिहास का नाम दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिसे हम संस्कृति मानते हैं वो असल में कैसे ज्यामिति और अक्षांश यानी लैटिट्यूड का खेल हो सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। अगर हम अपने स्रोतों की पहली और दूसरी स्लाइड का विश्लेषण करें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट समाकालिक दृष्टिकोण या कहें तो इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव की ओर इशारा करता है। अच्छा, तो ये इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव असल में है क्या? तो समाकालिक का मतलब है जहां अलग-अलग हिस्से एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़े तंत्र को चलाते हैं। स्रोत की दूसरी स्लाइड में भूगोल के वास्तविक अर्थ का एक बहुत ही सटीक सूत्र या फॉर्मूला दिया गया है और वो फॉर्मूला है प्रकृति प्लस मानव प्लस पर्यावरण। इन तीनों का योग ही भूगोल है। अरे वाह, प्रकृति, मानव और पर्यावरण। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भूगोल सिर्फ पृथ्वी की सतह या नक्शों का कोई निर्जीव अध्ययन नहीं है। ये तो उन जीवंत प्रक्रियाओं का विज्ञान है जो ये तय करती हैं कि कोई सभ्यता कैसे पनपेगी। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, बल्कि ये इस बात का विज्ञान है कि उस पर्वत ने वहां की पूरी जलवायु को कैसे बदला। बिल्कुल, और उस जलवायु ने वहां के निवासियों के फेफड़ों की क्षमता या उनके खानपान को कैसे ढाला। हाँ। और अंततः उस पूरे पर्यावरण ने एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था को कैसे जन्म दिया। ये सब एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। ये सिर्फ क्या और कहाँ का अध्ययन नहीं है, ये कैसे और क्यों का बहुत ही गहरा विश्लेषण है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि भूगोल सिर्फ नक्शे नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि यह किन किन अन्य विषयों से जुड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारी तीसरी स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि भूगोल असल में एक विशाल पुल की तरह है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रिज। एक पुल? वो कैसे? क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ता है। जहां हम जलवायु परिवर्तन या मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ये इतिहास से भी जुड़ता है। क्योंकि मानव सभ्यताओं का विकास भौगोलिक बदलावों पर निर्भर रहा है ना। बिल्कुल, और अर्थशास्त्र से इसका सीधा जुड़ाव है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पूरी दुनिया में एक समान नहीं है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान भी इससे अछूते नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी चौथी स्लाइड में एक नदी का बहुत ही शानदार बहुआयामी अध्ययन दिया गया है। कल्पना की जा सकती है कि एक विशाल नदी बह रही है। अब एक वैज्ञानिक या हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए यह अध्ययन का विषय होगा कि पानी का प्रवाह कितना है या नदी का वेग क्या है। हाँ, वो सिर्फ पानी की गति और गाद की मात्रा देखेगा। सही बात है। लेकिन अगर एक अर्थशास्त्री उसी नदी को देखेगा तो उसे पानी के प्रवाह में नहीं बल्कि उस प्रवाह से पैदा होने वाली बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में दिलचस्पी होगी। बिल्कुल, उसे सिंचाई और जहाजों के व्यापार के रास्ते दिखाई देंगे। हाँ, और इसी तरह एक समाजशास्त्री देखेगा कि लोग नदी के किनारे कैसे बस रहे हैं, और इतिहासकार उसी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं के जन्म और पतन की कहानी लिखेगा। यही समाकलित अध्ययन की ताकत है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल, और इतने सारे विषयों को समेटने वाले इस विशाल विषय को आखिर बांटा कैसे गया है, ये समझना भी जरूरी है। हाँ, हमारी पांचवी और छठी स्लाइड में इसका एक बहुत ही रोचक विजुअल दिया गया है, एक इमारत का रूपक। हाँ, इस इमारत के रूपक से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। स्लाइड 5 को देखें तो भूगोल की 3 मुख्य शाखाएं बताई गई हैं। सबसे नीचे 45 डिग्री के कोण पर एक बेहद मजबूत नींव या फाउंडेशन है, जो कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी है ना? एकदम सही। और इस नींव के ऊपर जो पूरी संरचना खड़ी है वो मानव भूगोल या
ह्यूमन ज्योग्राफी है। और इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाता है एक गुंबद की तरह, वो है पर्यावरण भूगोल। स्लाइड 6 के आधार पर अगर हम इनका अंतर देखें तो भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आते हैं और मानव भूगोल में जनसंख्या, बस्तियां और उद्योग आते हैं। हाँ, और पर्यावरण भूगोल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों को देखता है। पर यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। इस पूरी इमारत में भौतिक भूगोल को ही नींव क्यों कहा गया है? मतलब मानव भूगोल क्यों नहीं? आज के समय में तो इंसान पहाड़ों को काटकर सुरंगें बना रहा है, समुद्र में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। तो क्या इंसान ने भौतिक भूगोल को पीछे नहीं छोड़ दिया है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इंसान को अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि वो प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन स्लाइड 8 हमें याद दिलाती है कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की बुनियादी मशीनरी है। ये वो मशीनरी है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी असंभव है। मतलब इंसान जो भी कर ले, उसे प्रकृति के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। स्लाइड 9 से हम समझ सकते हैं कि भौतिक भूगोल हमें हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी और सीस्मोलॉजी जैसी अदृश्य प्रक्रियाओं का विज्ञान देता है। भूकंप क्यों आते हैं, पर्वत कैसे बने, ये सब। मानव भूगोल एक किराएदार की तरह है जिसने इस इमारत को सजाया है। और भौतिक भूगोल मकान मालिक है। हाँ, जो किसी भी क्षण एक भूकंप या टेक्टोनिक शिफ्ट के जरिए उस किराएदार को बेदखल कर सकता है। ये किराएदार और मकान मालिक वाली बात बहुत सटीक है। तो ये किसी कार के इंजन या बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को समझने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि पृथ्वी का इंजन कैसे काम कर रहा है, हम खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि स्लाइड 10 इसी बचाव की बात करती है। भौतिक भूगोल का ज्ञान हमें भविष्य के आपदाओं के लिए तैयार करता है। जैसे चक्रवात या बाढ़। हाँ, सटीक पूर्वानुमान और सैटेलाइट तकनीक की मदद से ही हम चक्रवात का पता लगा पाते हैं। अगर हमें हवा के दबाव या समुद्र के तापमान का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम जान माल का बचाव कैसे करेंगे? सही कहा। ये तो बात हो गई पृथ्वी के इंजन और आपदाओं से बचाव के। लेकिन एक आम इंसान के लिए जो एक शांत शहर में बैठा है, उसके रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने में इसका क्या प्रभाव है? बहुत गहरा प्रभाव है। स्लाइड 11 और 12 सीधे हमारे संसाधनों और कृषि से जुड़ी हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है हमारे दैनिक जीवन में? स्लाइड 11 में स्थिरता के चक्र को बहुत अच्छे से समझाया गया है। जल, वन, खनिज, इन सभी संसाधनों का आकलन करना और भविष्य के लिए उन्हें कैसे बचाना है, ये सब भौतिक भूगोल से तय होता है। और स्लाइड 12 में कृषि का सीधा संबंध बताया गया है ना? हाँ, वर्षा, तापमान और मिट्टी, जो कि भौतिक भूगोल के तत्व हैं, यही तय करते हैं कि कौन सी फसल उगेगी और उसकी उपज क्या होगी। एक किसान के लिए सबसे जरूरी ज्ञान इसी विषय से आता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो अन्न खा रहे हैं वो सीधे तौर पर इसी का परिणाम है। बिल्कुल। और स्लाइड 13 की चित्र तो और भी कमाल के हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद विचार कर सकते हैं कि क्यों बर्फीले इलाकों में घरों की छतें हमेशा बहुत अधिक ढलान वाली होती हैं। हाँ, स्टीप रूफ्स। हाँ, और दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ये भौतिक भूगोल ही तो है जो हमारे भोजन, कपड़े और घर का डिजाइन तय कर रहा है। बिल्कुल। और दुर्भाग्य से ये संतुलन अब बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और पिघलती बर्फ जैसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन्हें रोकने में भी भूगोल की भूमिका बहुत अहम है। जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो भूगोल हमें बताता है कि इसे वापस कैसे ठीक किया जाए। ये हमें उस बिंदु पर ले आता है जो हमारी स्लाइड 14 में है, इन्फिनिटी लूप। हाँ, प्रकृति और मानव का ये बंधन अटूट है, एक अनंत लूप की तरह। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भूगोल असल में वो समाकलित विषय है जो इन दोनों के परस्पर संबंध का अध्ययन करता है। तो चर्चा को खत्म करते हुए हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 15 में एक बहुत ही बेहतरीन क्विक समरी और एक चैलेंज दिया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, इसमें अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का जिक्र है। शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है लेकिन इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल। इसे कन्याकुमारी और लद्दाख के उदाहरण से समझना सबसे आसान है। हाँ, तो श्रोता जरा सोचें, कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास है, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और लद्दाख जो बहुत ऊंचाई और उच्च अक्षांश यानी हाई लैटिट्यूड पर है, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं। और इसी वजह से वहां के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात, इन दोनों जगहों पर दिन और रात की अवधि में ड्यूरेशन में भारी अंतर होता है। हाँ, जो उनके पूरे जीवन को बदल देता है। सही कहा। इस एक अक्षांशीय विस्तार की वजह से कन्याकुमारी के लोगों का हल्का पहनावा और उनकी खेती लद्दाख के लोगों के मोटे कपड़ों और उनके खानपान से बिल्कुल अलग हो जाती है। ये कोई संस्कृति का जादू नहीं, सीधा सीधा भूगोल है। एकदम सही। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, अगर इंसान की संस्कृति, उसका खाना, कपड़े, सब कुछ इस पृथ्वी के भौतिक भूगोल से तय होता है, तो क्या होगा जब इंसान अंतरिक्ष में जाएगा, मंगल ग्रह पर जाएगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है है ना? जब वहां कोई पृथ्वी का प्राकृतिक भूगोल ही नहीं होगा, तो क्या इंसान की कोई संस्कृति बचेगी, या हमें एक बिल्कुल नया कृत्रिम भूगोल बनाना पड़ेगा? ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो अगली बार जब अपने शहर का मौसम देखें या सुबह अलमारी से अपने कपड़े निकालें, तो जरूर सोचें कि भूगोल उनके जीवन को किस तरह से चला रहा है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।